हेलो, वेलकम टू हिस्टोपीडिया। हम हैं वन शॉट कंप्लीट रिवीजन सीरीज में। आज नोमैडिक एम्पायर्स को हम डिस्कस करेंगे। ये रहने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको हेल्प करेगा स्कोर करने में। तो आइए शुरू करते हैं। ये है हमारी टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड, जहां आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। हम करते हैं शुरुआत इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन टू नोमैडिक एम्पायर्स। हम पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। Nomadic empires were formed by transcontinental nomadic communities. अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रहने वाले जो आपकी नोमैडिक कम्युनिटीज थी, उनसे फॉर्मेशन हुई थी नोमैडिक एम्पायर की। जैसे कि जो सेंट्रल एशिया के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रहते थे। दैट एस्टैब्लिश्ड एन इलॉबरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया, जो इलेबोरेट सिस्टम था, जिसने इन्फ्लुएंस किया सेडेंटरी सोसाइटीज। जो सोसाइटीज ज्यादा वॉर नहीं करती थी या जो इनएक्टिव थी, उनको इसने इफेक्ट किया। सोर्सेस की अगर हम बात करें, जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इन स्टीप ड्वेलर्स के बारे में। स्टीप ड्वेलर्स आपके होते हैं जो आपके ग्रासलैंड्स वाले एरिया में रहते हैं। वो प्राइमरी हमें मिलती है क्रॉनिकल से, जो हमने कहानियां सुनी होती हैं, जो ट्रैवलॉग लिखी होती है ट्रैवलर्स ने, और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्रोड्यूस की जाती है सेडेंटरी सोसाइटी से, जो दूसरी सोसाइटी जिन पे इन्होंने अटैक किया होता है, या फिर जो उनके आसपास की सोसाइटी होती है उनसे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आ गई चाइना, पर्शिया, यूरोपियन नेशंस। अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राफी की। अगर हम अर्ली व्यूज की बात करें, जो पहला हमारा व्यू बनता है इनके लिए, उन्होंने इनको पोर्ट्रे किया है नोमैड्स को एज प्रिमिटिव बार्बेरियंस, लूटपाट करने वाले लोग। वाइल जो मॉडर्न रिसर्चर्स हैं, लेकिन वो एम्फेसाइज करते हैं कि ये सोफेस्टिकेशन और इनका सिग्निफिकेंट जो इम्पैक्ट रहा यूरेशिया पे। लेकिन जो हमारे मॉडर्न रिसर्चर हैं, वो हमें बताते हैं कि इन्होंने इम्पैक्ट भी किया यूरेशियन कॉन्टिनेंट पे। यूरेशिया कॉन्टिनेंट इज कंबाइंड कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड यूरोप। अब हम बात करते हैं कि सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था मंगोल्स का। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन और इनके लाइवलीहुड की। Mongols were an extremely heterogeneous mass of people in the steppe of Central Asia. ये एक extremely heterogeneous mass of people थे, यानी कि ये अलग अलग रीजन से बिलोंग करते थे। ये एक ही टाइप के लोग नहीं थे, अलग अलग जगह से आए हुए थे ये। They were linked by similarities of language and reliance on pastoralism. ये लिंक थे सिमिलैरिटी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि इनकी लैंग्वेज सिमिलर थी, और ये सब रिलाई करते थे पास्टोरिज्म में, जैसे कि शीप को पालना, गोट्स को पालना, कैमल्स को पालना। अगर हम इनकी इकोनॉमी की बात करें, तो प्राइमरी पास्टोरल सप्लीमेंटेड बाय ट्रेड विद सेटल्ड नेबर्स एंड ट्रेडिंग। वैसे तो इनका काम पास्टोरिज्म ही था, यानी कि भेड़ बकरियां पालना, कैमल्स को पालना, लेकिन ये ट्रेड भी करते थे, जैसे जो इनके सेटल नेबर थे, जो इनके आसपास के नेबर्स थे उनके साथ, और रेड भी करते थे। दिस ऑफन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट विद सेटल कम्युनिटी, और इसकी वजह से जो आसपास की इनकी कम्युनिटीज होती थी, जो सेटल कम्युनिटीज थी, उनके साथ इनका थोड़ा सा खिंचाव भी रहता था। अगर हम बात करें किंगशिप और ऑर्गेनाइजेशन की, सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इनटू लीनेज एंड क्लान्स, यानी कि इनके अपने एक लीनेज होते थे। फैमिलीज वर पेट्रीलोकल, यानी कि जो आपकी वुमेन है वो मैन की फैमिली के साथ मूव कर लेती थी या उनके आसपास रहती है, पेट्रीलोकल थी। सोशल रैंक्स वर बेस्ड ऑन द साइज ऑफ फैमिलीज एंड रिसोर्स होल्डिंग। सोसाइटल आपकी जो रैंक होती थी वो यही थी कि आपकी फैमिलीज कैसी हैं, कितनी बड़ी हैं, वो कितने रिसोर्सेज रखते हैं, उस हिसाब से ही आपको आपकी सोसाइटी में रैंक किया जाता था। अब हम बात करते हैं इनकी एलाइज और कॉन्फेडरेरी की। ट्राइबल ग्रुप वुड फॉर्म टेम्पररी कॉन्फेडरेरी फॉर मेजर कैंपेन। ये एक मेजर कैंपेन्स के लिए ये छोटे छोटे ग्रुप बना लेते थे, लेकिन ये अलायंस ऐसा नहीं है कि टिके ही रहते थे या परमानेंट हो जाते थे, ये टूट भी जाते थे। तो ये बहुत ज्यादा आपके स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ओके, अब हम बात करते हैं द करियर ऑफ चंगेज खान तैमूजिन का करियर के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें इनकी अर्ली लाइफ की, तो ही वॉज बॉर्न अराउंड 1600 CE, 1602 CE नियर उनान रिवर। ओके, he faced hardship after his father Yeshugai was murdered.
जैसे इनके पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद इन्हें बहुत सारी हार्डशिप फेस करनी पड़ी। मैनेज टू फॉर्ज क्रूशियल अलायंस, इन्होंने बहुत सारे क्रूशियल अलायंस फॉर्म किए जिसमें इनकी वाइफ के बोटी ट्राइब से भी रिलेशन अच्छे रहे। ओके, अब हम इनकी बात करते हैं राइज टू पावर, कैसे इनके पावर ज्यादा बनी या फिर ये स्ट्रांग हुए। इन्होंने अपने राइवल्स को डिफीट किया, इंक्लूडिंग हिज फादर्स ओल्ड एलाई तोगरल, उसे भी हराया तोगरल को, टू गेन कंट्रोल ओवर वेरियस ट्राइब्स, और बहुत सारी ट्राइब्स पे कंट्रोल हासिल किया। अब बात करते हैं प्रोक्लेमेशन की कि इन्हें कब टाइटल दिए गए। इन 1203 तेमुजिन वाज प्रोक्लेम्ड द ग्रेट खान ऑफ मंगोल, दैट इज चंगेज खान। 1203 में इन्हें ग्रेट खान ऑफ मंगोल का टाइटल दिया गया। कहाँ पे? एट कुर्ताई असेंबली। ओके, इस जगह पे कुर्ताई असेंबली में इन्हें ग्रेट खान का टाइटल दिया गया, रिसीविंग अ मैंडेट फ्रॉम इटर्नल हेवेंस। कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो नॉर्दर्न चाइना को इन्होंने 1209 ऑनवर्ड्स कैप्चर किया, और इसमें सी साई किंगडम भी था, और इन्होंने जुर्चन चिन डायनेस्टी को भी हराया चाइना में। सेंट्रल एशिया और ख्वाजरिज्म की बात करें तो 1219 से 2021 तक इनके कैंपेन चले, और इनके कैंपेन थे अगेंस्ट सुल्तान मोहम्मद, जिसकी वजह से दैट लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर सिटी बुखारा, समरकंद, इन दोनों की डिस्ट्रक्शन भी बहुत हुई, जो इनका सुल्तान महमूद के साथ जो इनके कैंपेन चले, और इन्होंने कॉन्कर किया ट्रांसऑक्सेनिया और पर्शिया को भी। अब डेथ की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई 1227 में। He divided his empire among his 4 sons, इनके 4 बेटे थे और उसमें इसने अपना एम्पायर को डिवाइड कर दिया, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट खानीड्स, यानी कि उनके डिफरेंट डिवीजन हुए और डिफरेंट फॉर्मेशन हुई, जैसे कि गोल्डन होर्ड, सेकेंड खनीड्स एक्सेट्रा, ऐसे फॉर्मेशन हुए डिफरेंट ग्रुप्स के। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, आर्मी स्ट्रक्चर की, रीऑर्गेनाइज द डेस्परेट ग्रुप्स इनटू यूनिफाइड मिलिट्री, जो अलग अलग ग्रुप्स थे उसको इन्होंने एक यूनिफाइड मिलिट्री फोर्स में इजाद किया, बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम, जो और इसका नाम क्या था? डेसिमल सिस्टम। जो इनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी उसको डेसिमल सिस्टम पे बेस किया गया था, जिसमें डिविजन्स होते थे टेंस के, हंड्रेड्स के, थाउजेंड्स के और 10,000 ट्रूप्स के। अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती थी, किसी को 10 की, किसी को 100 की, किसी को 1000 की, किसी को 10,000 की। वैसे ही जब हम बात करते हैं कि न्यू मिलिट्री कहाँ से आती थी, कॉन्टिजेंट्स कहाँ कहाँ से आते थे, तो ऑल एबल बॉडी मंगोल, जो भी मंगोल थे जो लड़ सकते थे, जो भी कॉन्कर्ड पॉपुलेशन से आते थे, उनको भी सर्व करना होता था आर्मी में, ये इनका रूल था। न्यू एरिस्टोक्रेसी की बात करें कि नए लोग जो आते थे, आपके जो हाईएस्ट होते थे, हाईएस्ट रैंक जिनकी होती थी, वो कहाँ से आती थी? ज्यादातर जो हरारकी थी वो ब्लड रॉयल्टी से रिलेटेड थी, यानी कि एक तो जो इससे रिलेटेड है चंगेज खान से, और जो बिल्कुल लॉयल है, जिनके रिलेशन ना सिर्फ ब्लड से बने बल्कि लॉयल्टी से भी बने हैं चंगेज खान के, उनको ही न्यू एरिस्टोक्रेसी में शामिल किया जाता था, हाईएस्ट रैंक दी जाती थी, और टाइटल दिए जाते थे नखोर जैसे, कैंपेनियन। अगर हम टैक्टिक्स की बात करें तो एक्सेप्शनल क्लेवरी फोर्सेस, जो इनके लड़ाई झगड़े के लिए आती थी, जो जंग के लिए जाती थी फोर्सेस, उसमें नई चीजें भी इनकॉर्पोरेट हुई, जैसे कि सीज इंजन्स, लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट। सीज इंजन्स होते थे, ये एक तरीके का इक्विपमेंट होता था, एक लड़ाई करने का औजार होता था। जैसे आप एक फोर्ट होते हैं, फोर्ट को तोड़ने की दीवार के लिए इसको यूज किया जाता था, एक टाइप पत्थर लिया जाता था और एक बड़ा सा लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाया जाता था, और उसमें वो पत्थर बांध के उसे फेंका जाता था दीवार की तरफ, और उससे दीवार टूट जाती थी। तो ये इसको सीज इंजन बोलते थे। और अलग लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट्स भी होते थे, छोटे छोटे ऐसे ही आपके लड़ने के लिए जो हथियार टाइप के होते थे। और इन्होंने ये कहाँ से सीखा? फ्रॉम चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटर्स से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की और कम्युनिकेशंस की। हम बात करते हैं पहले याशा की। याशा क्या था? ये लॉ कोड था, जिसको किसने बनाया था? चंगेज खान ने। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें हर लॉ को डिटेल में लिखा गया था, कोडिफाइड, कि एक कोड के हिसाब से चलेगा, एक लीगल सिस्टम था ये, जिसको इंस्टीट्यूट किया था चंगेज खान ने। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो इनका कम्युनिकेशन हाईली इफेक्टिव था। ये क्या करते थे? हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे घुड़सवार रहते थे, जो आपके हर स्टेशन पे जाते थे, जिससे एक रैपिड कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हुई अलग अलग आपके पूरे एम्पायर में, ठीक है, अक्रॉस वास्ट एम्पायर।
ट्रेड की भी बात करते हैं। द मंगोल्स एंश्योर्ड सेफ कंडक्ट फॉर मर्चेंट्स। सेफ कंडक्ट दिया गया, जो भी आपके ट्रेड करने के लिए मर्चेंट्स जाते थे यहाँ से वहां दूसरे रीजन्स में, उनको सेफ कंडक्ट मिला। जब आप मर्चेंट्स को सेफ कंडक्ट मिलोगे तो इससे आपका ट्रेड भी मैच्योर होगा, वो और भी बेनिफिशियल होगा आपके लिए, और आपकी मूवमेंट्स ऑफ गुड भी इंक्रीज होगी, इवन आइडियाज भी। रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो ही मेंटेन्ड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस टॉलरेंस ही रही इनके राज्य में, जैसे कि अलग अलग फेथ, शामनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन और मुस्लिम प्रैक्टिसेस, ये अलग अलग प्रैक्टिस, इस सब को अलाउ किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। द सिग्निफिकेंस ऑफ याशा, ये था क्या। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें ओरिजिन एंड स्कोप। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन होता है 2021 में, इसको इंस्टीट्यूट किया जाता है, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है इसको। जब कब कब किया जाता है, जब कॉन्केस्ट हुआ किसका, बुखारा का। ओके, ओरिजिनली क्या था याशा, पहले ओरिजिनल क्या था, ये माना जाता था डिक्री। जैसे आप राजा जो होता था, जब भी वो कोई आपको ऑफिशियली कोई हुक्म दे कि ये किया जाएगा, ये पहले वो था, इसका ओरिजिन वैसे हुआ था। लेकिन बाद में ये एक जनरल लॉ बन गया और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का एक जनरल टर्म बन गया। इसने यूनिफिकेशन किया पूरे एम्पायर का। सर्व टू यूनिफाई द मंगोल पीपल। इसने क्या किया, जो भी आपके ट्राइबल लॉज थे अलग अलग जगह पे, उसको एक कॉमन लॉ से रिप्लेस किया। ओके, और इससे ऑर्गेनाइज भी हुई मिलिट्री। ओके, सॉवरेनिटी की बात करें, इट वॉज अ क्लेम टू सॉवरेनिटी। जो एरिया सॉवरेन हो जाता है, जिस एरिया में अपना शासन एस्टैब्लिश हो जाता है, उसका अपना लॉ एंड ऑर्डर होता है। तो ये एक तरीके के लिए ये भी डिनोट करता था कि हम लोग आजाद हैं। asserting a law that was inherently मंगोल। एक ऐसा लॉ जो मंगोलों ने बनाया और मंगोलों के लिए बनाया। ये फंडामेंटल था टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मंगोल यूनिवर्सल डोमिनेंस। इन्होंने ये अपने यूनिवर्सल डोमिनियन के लिए, जो भी मंगोल एरियाज हैं वहां पे ये लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश होगा। हेल्प द मंगोल रिटेन देयर एथनिक आइडेंटिटी। इसने क्या किया, इसने हेल्प किया मंगोलों को अपनी एथनिक आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए। इवन एज दे इंटरेक्टेड विद एंड अडॉप्टेड एस्पेक्ट्स ऑफ सेडेंटरी लाइफ। वो दूसरी दूसरी जगह पे भी गए, उसके बाद भी अपनी एथनिसिटी को इन्होंने बरकरार रखा थ्रू द हेल्प ऑफ याशा, जो इनका कोड था, लॉ का कोड था। अब हम चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चंगेज खान को डिफरेंट व्यू से देखा जाता है, इनको दो अलग अलग व्यू से देखा जाता है। अगर हम सेडेंटरी पीपल की बात करें, जो लोग थे जो जंग में शामिल नहीं थे, उन्होंने इनको एज रूथलेस किंग देखा, एक रूथलेस इंसान देखा जो मास मर्डरर था और जिन्होंने सिटीज को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन अगर मंगोलों की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक लीडर थे, जिन्होंने उनके पीपल को यूनाइट किया और स्टेबलाइज किया, उनको प्रॉस्पेरिटी लाई उस एरिया में, एक राजपाट एस्टैब्लिश किया और एक बेटर सोसाइटी की निर्माण किया। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो मंगोल की जो कॉन्केस्ट थे, इन्होंने स्टेबलाइज कर दिया ट्रेड रूट्स को। जो ट्रेड रूट्स हो गए वो स्टेबल हो गए, जिसकी वजह से लूटपाट कम होने लगी, प्रॉस्पेरिटी आई और मूवमेंट बढ़ा, ना कि सिर्फ आइडियाज का बल्कि टेक्नोलॉजी का पूरे यूरेशिया में। एंड्योरिंग लेगेसी, लेगेसी क्या रही, क्या दिया इन्होंने। The Mongols provided the inspiration for later regimes. इन्होंने इंस्पिरेशन दी लेटर रिजीम्स के लिए, जैसे जो मुगल्स आए, ओटोमान आए, उनके इन्हीं के नक्शे कदम पे चल के उन्होंने भी अपना पूरा राजपाट एस्टैब्लिश किया। चंगेज खान रिमेन्स अ नेशनल हीरो इन मंगोलिया। मंगोलिया में इन्हें एक नेशनल हीरो की तरह देखा जाता है, सिंबलाइजिंग द फोर्जिंग ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, जिन्होंने उनके देश को एक नेशनल आइडेंटिटी प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। होपफुली आपके लिए ये सेशन बहुत बेनिफिशियल रहा हो और आपको ये हेल्प करे बेटर मार्क्स स्कोर करने में आपके एग्जामिनेशन में। हमारे साथ जुड़िए रहिएगा इस सीरीज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।